हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल को लेकर के, है ना। इससे पहले आपको मिरर न्यूमेरिकल और लेंस न्यूमेरिकल और प्रिज्म और ह्यूमन आई रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जा चुके हैं। तो बात करेंगे आज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण सूत्रों को लेकर के, जो सबसे एंड पेज पर हमने मेंशन करे हैं। ये आप इनको एक बार सरसरी नजर से देख लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है। तो पहला बेसिक फार्मूला लिख रखा है I बराबर क्यू अपान टी, जिसमें I करंट है, क्यू चार्ज है और टी टाइम है ना। इसके यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है। अब तक जो आपने लाइट के न्यूमेरिकल किए थे उसमें यूनिट का ज्यादा गेम नहीं था, क्योंकि उसमें ज्यादातर जो न्यूमेरिकल थे वो सेंटीमीटर के रेंज में चलते थे। बट इस वाले चैप्टर में और इसके ठीक एक बाद में जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, उसमें भी आप यूनिट का गेम समझेंगे, ठीक है। तो यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है भैया। ये एम्पियर है, ये चार्ज है, क्यू का यूनिट कूलाम होता है, और टी ज्यादातर जो फार्मूले उनमें सब में टी को हम यूनिट सेकेंड के रूप में इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चार्ज अपना क्या है। तो चार्ज की जो वैल्यू होती है वो एन होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत छोटा पार्टिकल है, इसलिए किसी भी बॉडी पर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है, मतलब जो एन है वो एक इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर हम क्यू की जगह पर एन पुट कर दे तो आई का फॉर्मूला एन अपान टी बन जाएगा। अगला फार्मूला बात करते हैं विभव या विभवांतर कह सकते हैं, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। V इक्वलेंट डब्ल्यू बाई क्यू, जहां पर डब्ल्यू क्या है वह वैद्युत ऊर्जा और क्यू पार्टिकल का चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओम्स लॉ भी है ये, और ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी है या रजिस्टर कह सकते हो आप। ये प्रतिरोध है और इसकी वैल्यू होती है V अपान आई के इक्वलेंट। वोल्टेज और करंट का रेशियो प्रतिरोध कहलाता है, इसका जो यूनिट होगा वो वोल्ट पर एम्पियर या ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रतिरोधों के सीरीज और पैरेलल क्रम को, है ना। तो सीरीज में भैया फार्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस अप टू डॉट डॉट इसलिए रखा है क्योंकि जितने भी रजिस्टर होंगे हम सबको ऐसे कंटिन्यूअसली जोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रतिरोध का समांतर क्रम। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके जोड़ते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वैद्युत ऊर्जा के लिए जो परिपथ में व्यय होती है उसके लिए सूत्र है VIT, और ये ऐसे ही कॉमन करके आगे बढ़ाते रहते हैं, जैसे यहाँ पर W और V अपान क्यू, जहां पर क्यू बराबर IT का इस्तेमाल कर दिया गया है, तो VIT हो गया, और यहाँ पर वापस ओम्स लॉ लगाया गया, एक बार I के लिए और एक बार V के लिए। तो एक फार्मूला बन गया I स्क्वायर RT और एक बन गया V स्क्वायर T बाई R। इन सबकी अगर यूनिट की बात करें तो सबका यूनिट जूल रहेगा, ठीक है। जिसमें V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, R क्या है रजिस्टर है, I करंट है, T टाइम है, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, वैद्युत शक्ति या दक्षता सामर्थ्य कुछ भी आप बोलते हो। P बराबर W अपान T होता है जो कि इसका बेसिक फार्मूला है। अब कुछ नहीं करेंगे, W के ऊपर जितने भी मान है वो सब W की जगह पर रखते चलेंगे, T से T सब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जितने फार्मूले W के लिखे हैं सब में से अगर हम T कैंसिल आउट कर दे तो सारे फार्मूले P के बन जाएंगे, VI स्क्वायर R और V स्क्वायर बटे R, ठीक। नेक्स्ट एक चीज और पूछी जाती है, इलेक्ट्रिक हीट या वैद्युत ऊष्मा कह सकते हैं। तो कभी कभी देखो जब आपसे यूनिट ना पूछे देन आप W ही निकालेंगे जब भी वैद्युत ऊर्जा पूछे या वैद्युत ऊष्मा पूछे। बट कभी कभी सवाल में वो कह देता है कि वैद्युत ऊर्जा को कैलोरी में फाइंड करो, देन याद रखना होता है कि हम इसे H से लिखेंगे, और जो जूल वाला यूनिट होगा उसे हम 4.2 एक कांस्टेंट नंबर से भाग करेंगे, देन वो जूल वाला जो यूनिट होगा वो भैया कैलोरी में बदल जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जो फार्मूले W के वही भैया H के होंगे, बस सभी के बटे में 4.2 लिखा रहेगा, ठीक। कुछ यहाँ पर कांस्टेंट जो यूज होंगे इस चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज में भी सभी को याद होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और स्मॉल जी जो कि ग्रेविशनल है, एक्सीलरेशन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हालांकि बहुत पुराने सवाल थे, अब देखते हैं, हालांकि जो नई वाली बुकें आ रही हैं उनमें ऐसे सवाल नहीं आ रहे, पर फिर भी ये नगीन प्रकाशन की बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, वही मित्तल वाली है, तो हमने सारे न्यूमेरिकल कराने को सोचा है। तो आज की क्लास में 20 न्यूमेरिकल है और एकदम मजेदार न्यूमेरिकल है, ठीक। तो बने रहिए एंड तक, मजा आएगा। एक चीज और आपको बता देते हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं। यूनिट यूनिट निकालने के लिए फार्मूला होता है वाट इंटू घंटे इंटू दिन और बटे में 1000, ठीक है। और इसी से हम खर्च भी बाद में निकाल लेंगे। यूनिट को किलोवाट घंटा भी बोलते हैं, और 1 किलोवाट घंटा इक्विवेलेंट होता है 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतने फार्मूले बखूबी सभी को याद होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पेज से। ये रहे आज का पहला सवाल। टोटल पेज है
20, जिसमें किसी किसी पेज पर 3 न्यूमेरिकल या 2 न्यूमेरिकल है, वरना सभी पेज पर 1 न्यूमेरिकल तो कंपलसरी। तो 20 प्लस न्यूमेरिकल ही आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सारे सवाल स्टैंडर्ड बुक से हैं और दूसरी चीज ये सब पूछे हुए स्टैंडर्ड ही सवाल है। ठीक, तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि ऐसे सवाल सरल है, सरल नहीं, एक्चुअल में ऐसे पेपर में आते हैं। आपको पेपर का पैटर्न समझना है, आपको ये नहीं समझना है एकदम से कठिन ही लेकर के आओ ना, ऐसे भी तो आते हैं। ये पेपर में क्या नहीं आते हैं, ये पेपर के ही तो सवाल है महाराज। चलो देखते हैं पहला सवाल। किसी विद्युत चालक में 1 एम्पीयर का करंट 1 मिनट तक प्रवाहित होता है, ज्ञात कीजिए। याद रखेंगे इलेक्ट्रिक का न्यूमेरिकल करते समय सबसे पहले डेटा को लिखना आना चाहिए सभी को, है ना। तो थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करते हैं क्योंकि एक ही पेज पर हम तीनों सवाल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो पहला देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है एक विद्युत चालक में 1 एम्पीयर का करंट है। करंट भैया आई से लिखी जाती है, तो आई की जो वैल्यू है वो भैया 1 एम्पीयर है। ठीक, आगे कह रहे धारा 1 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। टाइम 1 मिनट दे रखा है, 1 मिनट को भैया हमें बनाना होगा सेकेंड, है ना। तो सेकेंड बनाने के लिए क्या करें, 1 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। क्या क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 कुल आवेश और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से डिनोट करते हैं और आवेश को भैया q से लिखते हैं। ठीक है, तो अपने को दो चीजें इसमें लिखनी है, एक तो q निकालना है और दूसरा नंबर ऑफ चार्ज निकालना है। ठीक है, तो पहले हम q निकाल देते हैं। तो फार्मूला याद करो, I बराबर q अपॉन t होता है, तो q बराबर भैया डायरेक्ट हो जाएगा IT। कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत अच्छे। I की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी, I की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 60 है, तो ये आंसर आ जाएगा 60। और याद करो ये चार्ज है, चार्ज का भैया जो यूनिट होता है वो कूलम होता है। एक चीज आपको और बता दें, अब तक आपको जो पीछे सवाल कराए गए उसमें फ्रंट पर आपको आंसर भी देखने को मिलता था। यहाँ जो किताब इस्तेमाल की जा रही है उसमें यहाँ पर आंसर नहीं दिए रहे, हालांकि अलग से आंसर दे रखे हैं, तो उनको यहाँ पर सेट करना मुश्किल था, इसलिए जो भी सवाल कराए जाएंगे सबके आंसर लीगल है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेगा कोई। नेक्स्ट सवाल कह रहा है प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता दो। संख्या को भैया n से लिखते हैं। याद रखेंगे अगर किसी जगह पर चार्ज है तो समझो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर कहीं पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो समझ लो वहां चार्ज है। ठीक है, n बराबर बोलो क्या लिखेंगे, तो q बराबर Ne होता है, तो n बराबर भैया होगा q अपान E। कोई दिक्कत तो नहीं, q इक्वलेंट Ne। अब q की वैल्यू आप ऊपर निकाल चुके हैं, q की ऊपर वैल्यू कितनी निकली है 60, और E कांस्टेंट है, और ये अब मेरे ख्याल से सभी को रटा रटाया होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आपको इसे याद रख लेना चाहिए। ठीक है, दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। काट लेते हैं, चलो 2 से काट लो इसे, तो ये 8 हो जाएगा और ये 300 हो जाएगा। वापस से 4 से काट लो इसे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 से इसको वापस से काट देते हैं तो 37.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 37.5, और नीचे घाते -19 है, ऊपर जाएगी +19 हो जाएगी। और याद रखेंगे कि जो n का हमेशा घात होगा वो पॉजिटिव ही आएगा, ये n निकालने में ये जो घात आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी समझ लो, क्यों का यूनिट कुलाम, ई का भी यूनिट कुलाम, तो कुलाम से कुलाम विल बी कैंसिल, तो इसका कोई यूनिट नहीं है, नंबर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पहला वाला सवाल कंप्लीट। बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा वाला सवाल क्या कह रहा है आप देख पा रहे होंगे। दूसरा वाला सवाल भी यह कह रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों के नंबर बता दो कितने होते हैं। ये भी बहुत पॉपुलर सवाल है, 2011 में पूछा भी गया है। एक कूलाम आवेश, आवेश की वैल्यू 1 कूलाम है, मतलब क्यों की वैल्यू 1 कूलाम है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनों के नंबर बता दो। इलेक्ट्रॉनों के नंबर बताने का मतलब n बता रहा, फाइंड कर दो। तो हमने बोला ना क्यों दिया है तो समझो n है, n दिया है तो क्यों समझो दिया हुआ है, n बराबर क्यू बाई ई होता है। चलो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्यू की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ज्यादातर बच्चों को इसमें बस कैलकुलेशन में समस्या है, तो धीरे धीरे कैलकुलेशन भी सीख लीजिएगा, अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास। दशमलव से ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, है ना। 2 से काटे थोड़ा सा, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16। अब ये 5 है और ये 8 है, भाग तो जाएगा नहीं, तो सबने कैंची करके भाग तो किया ही होगा। चलो वैसे नहीं करते, कुछ स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। अच्छा 8 का पहाड़ा 5 पर तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 0 दशमलव, है ना, दशमलव लगाया। अब जैसे ही इधर दशमलव लगाया तो यहाँ पर एक 0 और बढ़ गया, तो अब 8 का पहाड़ा हम 50 पर भेज सकते हैं। तो 8 छंग 48, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40 हो जाएगा, 8 पंचे 40। ऐसा नहीं कि हम लगातार काटते ही रहेंगे, अगर वो 2-3 अंकों तक संख्या कट जाती है तो काट देते हैं, नहीं कटती तो फिर कुछ दूर जाकर के रोक देते हैं, जैसे 3 अंक बहुत है, मैक्सिमम है। ठीक है,
ध्यान से देखो आगे, ये -19 है, नीचे ऊपर जाएगी घात तो हमेशा साइन चेंज हो जाता है, नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस। एक चीज अभी आपको ऊपर वाले सवाल में हमने बताई थी कि याद रखेंगे n को सॉल्व करते समय ये घात कभी निगेटिव नहीं आएगी क्योंकि ये नंबर है। बात क्लियर हो गई ना ये? ठीक, तो आप इसको ये भी आंसर लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसे ये भी लिख सकते हैं 6.25 गुणे 10 की पावर -18। फिर तो वो अगर ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन में रिलेट कर लेंगे और नहीं है तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके तीसरे सवाल की, वो आप देख सकते हैं वो क्या कह रहा है, देखो इधर ध्यान से। तीसरा सवाल देखेंगे सब। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक विद्युत चालक में 1.6 एम्पियर का करंट है, करंट को भैया आई से लिखते हैं, आई की वैल्यू है 1.6 एम्पियर। चालक से प्रति सेकंड, प्रति वर्ड का मतलब होता है एक, है ना, तो टी की वैल्यू है भैया 1 सेकेंड। गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भैया हम एन से लिखते हैं। ठीक है, अब याद करो आई के साथ एन का क्या रिलेशन होता है, तो याद करो अभी पीछे फार्मूला लिखाया गया था भैया NE/T, मुझे लिखना है एन, तो एन बराबर फार्मूला बन जाएगा IT/E। उम्मीद करते हैं यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, आई की वैल्यू बोलो कितनी, आई की वैल्यू 1.6 है, टी की वैल्यू प्रति सेकेंड है मतलब 1 है, बटे ई की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19, ऊपर भी 1.6 है नीचे भी 1.6 है, ये तो हो गया भैया कैंसिल। अब ध्यान से देखो तो ऊपर 1 बच गया है ना, इंटू नीचे -19 है ऊपर जाएगा +19, तो 1 इंटू 10⁻19 ये आपका आंसर है। और याद रखें इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो इसका आंसर लिखने में इलेक्ट्रॉन ही लिख देते हैं, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे प्रति सेकंड जब करंट बह रही है, और साथ में पर सेकंड जो करंट की वैल्यू होनी चाहिए वो 1.6 होनी चाहिए। जब इतनी करंट पर सेकंड बहेगी तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे वो कितने हैं, 1 इंटू 10⁻19, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। 3 सवाल कंप्लीट, इस पेज पर 2 सवाल हैं। कह रहा है एक तार में 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, तार में होकर 20 मिनट में कितना चार्ज प्रवाहित होगा। तो सबसे पहले इसे निकाल देते हैं, ये पहला वाला कंप्लीट कर रहे हैं। आई की वैल्यू बोलो कितनी है, तो आई की वैल्यू भैया 2 एम्पियर है ना, और तार में से होकर 20 मिनट में, टाइम कितना है, टाइम है 20 मिनट, हमें बनाना है सेकंड, सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से करेंगे मल्टीपल, तो बन गया ये सेकंड है ना, इसका मल्टीपल सेकंड हो जाएगा। मुझे लिखना है चार्ज, क्यू बराबर फार्मूला होता है IT, क्यू बराबर क्या IT है ना, तो यहां पर देखोगे सब, आई की वैल्यू बोलो कितनी है 2 इंटू टी की वैल्यू है 20 गुणे 60, 6 दूनी 12 दूनी 24, गुणा में अंक जीरो को जोड़ लेते हैं तो कितने जीरो, 1 जीरो 2 जीरो, तो हो गए भैया 2 जीरो। याद करो तो क्यू का यूनिट होता है कुलाम, क्या होता है कुलाम। आप इसको ये भी लिख सकते हैं 24 गुणे 10 की पावर 2 कुलाम, ये सेम लिखा हुआ है। ठीक है, 10 की पावर 2 का मतलब 100 होता है। ठीक, यहां से करते हैं कलर चेंज और बात कर लेते हैं इसके नीचे वाले सवाल की। इसके नीचे वाला सवाल है किसी वैद्युत बल्ब के तन से 0.5 एम्पियर की करंट चलती है, आई की वैल्यू इस वाले में कितनी है भैया 0.5, वैद्युत धारा 10 मिनट तक, 10 मिनट मतलब टाइम, टाइम की वैल्यू है 10 मिनट, 10 मिनट बोले तो 10 गुणे 60 सेकेंड है ना, प्रवाहित होती है वैद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण, सेम पैटर्न का सवाल है बस गुणा भाग चेंज है, तो फार्मूला फिर से वही लगा देंगे क्यू बराबर IT है ना, तो चलो यहाँ पर वैल्यू रख करके गुणा भाग कर देते हैं 0.5, टी की वैल्यू बोलो कितनी है 10 गुणे 60। उम्मीद करते हैं सभी को एक चीज तो बहुत पहले से याद होगी कि ऊपर जब दशमलव काटते हैं तो नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं, तो ये भी चीज आपको रिवर्स कर देनी चाहिए, अगर ऊपर दशमलव काटेंगे तो नीचे जीरो बढ़ाने की वजह ऊपर जीरो काट भी सकते हैं। ठीक है, 6 पंचे कितना होता है भैया 30 होता है, 6 पंचे 30 और एक ये जीरो, तो ये जीरो लगा दिया, तो क्योंकि जो वैल्यू आ गई वो 300 कुलाम आ गई, कुलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, कुलाम वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2017 का सवाल है, बढ़िया सवाल है, डायग्राम आपके सामने है। कह रहा निम्नांकित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध R का मान, ये आपका R या घेरे पर आप देख पा रहे होंगे ये R मिसिंग है, इसको निकालना है। A व B के बीच प्रतिरोध, ये वाला भैया पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है, मतलब एक एंड A है और दूसरा एंड B है, तो मुझे ये R निकालना और साथ में ये पोटेंशियल निकालना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर तुम्हें पोटेंशियल लिखना है VAB के बीच, तो भैया करंट आनी चाहिए AB के बीच की, इंटू
ए बी के बीच का आर आना चाहिए। तुम ध्यान से देखो, तुम आर तब निकाल पाओगे जब ये वाला आर तुम्हें पता हो, क्योंकि ये और ये सब जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहला काम है ये वाला आर निकालना। बात समझ में आ गई ना? तो इस आर को कैसे निकालें? इस आर को निकालने के लिए हम यहां पर यूज कर लेते हैं आर बराबर फार्मूला होता है भैया वी अपान आई। वी अपान आई। एक चीज आप सभी को याद होनी चाहिए, वो ये है, अगर सर्किट श्रेणी क्रम का है, सर्किट कौन से क्रम का है? श्रेणी क्रम का, तो करंट रहती है कांस्टेंट और वोल्टेज रहता है चेंज। अगर सर्किट समांतर क्रम का है तो वोल्टेज रहता है कांस्टेंट और करंट रहती है चेंज। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक। तो तुम ध्यान से देखो, तो ये सर्किट है श्रेणी क्रम का, इसका मतलब इसके हर पॉइंट का वोल्टेज अलग अलग होगा। अगर तुम नोटिस करो तो इस चीज का वोल्टेज, मतलब इस वाले प्रतिरोध का वोल्टेज 1 वोल्ट है, तो हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। और याद हो अगर तुम्हें, तो श्रेणी क्रम में धारा रहती है नियत, तो हम ये वाला आर पहले निकालेंगे, तो वी अपान आई ओम्स लॉ यूज करेंगे। वी की वैल्यू सवाल में 1 है और आई की वैल्यू सवाल में ये है 1.5। उम्मीद करते हैं सभी को दिख रही होगी, कोई समस्या नहीं है। दशमलव से ऊपर क्या बना लिया हमने? 0। 5 से चलो काट देते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10। अगर हम आर का एक्चुअल आंसर ढूंढे तो 3/2 भी कह सकते हो और 1.5 भी कह सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं किसी को? सॉरी, गड़बड़ काट दिया हमने। v की वैल्यू सवाल में कितनी है भैया? v की वैल्यू है 1 और i की वैल्यू 1.5 है। दशमलव से ऊपर क्या बढ़ेगा? 0। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 3 15, ये 2/3 आ जाएगा। इसको चाहो तो एजिट लिख लो, 2/3 ओम। ये आपका आंसर है, यानी ये आर निकल आया। क्या निकल आया? आर। अब सवाल है आर ए बी, क्योंकि आई ए बी तो पता है 1.5 है, पर मिसिंग कौन है? आर ए बी। तो आर ए बी भी पहले निकालना पड़ेगा, तो आर ए बी यहां पे निकाल देते हैं। आर ए बी का मतलब है ये टोटल आर। तो टोटल आर कौन से क्रम में है? श्रेणी। ये सब श्रेणी क्रम में है ना, तो चलो इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी है? 2 प्लस इस वाले आर की वैल्यू कितनी निकली? 2/3 प्लस उस वाले आर की वैल्यू कितनी है? 4। 2 3 6 प्लस 2 प्लस 3 चौके 12। उम्मीद करते हैं यहां तक आया। और बटे में कितना लिखेंगे? 3। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। अब ध्यान से देखो, तो 12 6 18 2 20, 20 बटे कितना? 3। ये आ गया आर ए बी। आर ए बी बोले तो कितना आया? 6 पॉइंट करके कुछ आएगा। ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू 0.66 करके है, 4 और 2 6 और ये वैल्यू 0.66, तो ये भी 6.66 करके ही लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वोल्टेज निकालने की। वोल्टेज कैसे निकालें? तो करंट बोलो कितनी? करंट है भैया 1.5। 1.5 इंटू आर ए बी की वैल्यू ये है 20/3, है ना। इस 3 से ऊपर कर लेते हैं गुणा, सॉरी भाग कर देते हैं, तो आ जाएगा भैया 0.5। इस दशमलव से हम ये वाला 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो बताओ VAB कितना आ गया? क्या VAB आ गया? 10 वोल्ट। VAB कितना आ गया? 10 वोल्ट। उम्मीद करते हैं यहां तक आया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तुम अगर थोड़ा सा सेंस लगाओ तो हम इस सभी के जगह जगह वोल्टेज लिख सकते हैं। कैसे? यहाँ पर करंट 1.5 है और वोल्टेज 10 वोल्ट है टोटल, यानी ए और बी के बीच का जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट है। चलो यहाँ पर मेंशन करते हैं और तुम्हें समझा देते हैं कि हर पॉइंट का वोल्टेज कैसे लिखेंगे, है ना। अब बताओ, अगर मुझे यहाँ का वोल्टेज लिखना हो तो हम लिखेंगे V बराबर आई आर। आई कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम है और आर की वैल्यू 2 है, तो 1.5 इंटू 2, तो 15 दूना 30, यानी यहाँ का आएगा भैया 3 वोल्ट। यहाँ आंसर कितना है? 3 वोल्ट। और ये वाला तो 1 वोल्ट पहले से सवाल में ही गिवन है। ये वाला बोलो 15 चौके 60, यानी आएगा 6। यह आएगा 6 वोल्ट। क्या टोटल सप्लाई 10 वोल्ट की है? तो 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1 वोल्ट, इक्विवेलेंट कितना? 10 वोल्ट। उम्मीद करते हैं जरूर समझ में आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में 2 सवाल है, नहीं एक ही सवाल है, डायग्राम 2 है। कारण निम्नांकित विद्युत परिपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। याद होगा, जो बच्चों ने सही से मेहनत करके पढ़ा होगा उन्हें याद कराया जाता है कि ट्राइंगल है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर करके हैं, तो उनमें आर निकालते कैसे हैं। तो आर निकालने का एकदम इंपैक्ट तरीका आपको बता देते हैं। देखो, जिन पॉइंटों के बीच आर कहे निकालने को, उन पॉइंटों को छोड़ करके बाकी सर्किट को ध्यान से देखते हैं। ठीक है। जैसे इस वाले में कह रहा है ए व बी के बीच निकाल दो, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। हम इस डायग्राम की बात करें जिसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो यहां पर चलो हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं।
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, यहां पर रजिस्टर लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है। और ये 1 ओम है, ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। मुझे कह रहा है ए बी के बीच आंसर निकाल दो। अच्छा, अगर तुम ट्रायंगल को ध्यान से देखो, हमने बताया ना जिस जगह पर आंसर कहे निकालने को उस साइड को छोड़ दें, बाकी साइडों को ध्यान से देखें। तो हम करना क्या है, हमें ये वाला एंड पकड़े और ये वाला एंड ऐसे पकड़ करके हम सीधा कर दें तो डायग्राम मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा। यानी ये 1 ओम, ये 1 ओम और इसके नीचे 2 ओम लिखा है, इसके नीचे 2 ओम लिखा होगा, मतलब ऐसे बन गया डायग्राम। अब बताओ, आप समझ में आया किसी को? ये दोनों कौन से क्रम में जुड़ेंगे? श्रेणी। और आपस में कौन से क्रम में जाएंगे? समांतर। तो बेसिक चीज है, समझो। ट्राइंगल में जिस साइड आंसर कहे निकालने को उस साइड को छोड़कर शेष दो भुजाओं को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं और आपस में सर्किट का कौन सा क्रम लगाते हैं? समांतर। देन फाइनल आंसर आपको मिल जाता है। जैसे इस सवाल की बात करें अगर हम, तो ये कौन से क्रम में? श्रेणी। तो एक एक का आंसर कितना हो जाएगा? 2। यानी इन दोनों का आंसर कितना? 2 ओम। ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में भैया समांतर, यानी सर्किट सिर्फ इतना है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, ये आपस में हो गए समांतर। समांतर के लिए सूत्र लगाएंगे 1/r इक्वलेंट 1/2 प्लस 1/2, है ना। 2 कर लेंगे एलसीएम तो आ जाएगा 1 प्लस 1 मतलब 2/2। तो 2/2 को सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगा, तो 1/r की वैल्यू ही 1 आ गई। तो क्या r बराबर ही 1 आ गया? r की वैल्यू क्या आ गई? 1 ओम। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक, चलिए बात करते हैं इसकी। इस वाले में कह रहा है ए बी के बीच आंसर करो। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है। आप ध्यान से, तो ये वाला 2, ये वाला 2 आपस में समांतर, ये वाला 2, ये वाला 2 आपस में समांतर, ऐसे तो जोड़ोगे आंसर कितना आया? 1। ये वाला 1 तो इस 2 के साथ कौन से क्रम में जाएगा? श्रेणी। तो 1 प्लस 2 आंसर आएगा 3 ओम। यानी इस वाले डायग्राम का जो आंसर आएगा वो आएगा ये वाला 2 और इस बॉक्स का आंसर है 1। तो इक्विवेलेंट बोलो कितना आएगा? 3 ओम। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक। अगली इंपॉर्टेंट चीज एक बता देते हैं आप सभी को। देखो, दो रजिस्टर को सॉल्व करने का तरीका समझो, क्योंकि उससे आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। 1/r1 प्लस 1/r2, है ना। हम यहां बोलो क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीपल करके तो हम लिख सकते हैं r1 प्लस r2 अपान में r1 r2। ये वैल्यू आ गई 1/r की। अच्छा, मुझे कभी 1/r तो चाहिए ही नहीं, हमें हमेशा तुल्य प्रतिरोध चाहिए जो r के फॉर्म में होता है। तो बताओ, अगर हम यहां से r निकालने जाएं तो ये वैल्यू पलट जाएगी। वैल्यू पलट जाएगी तो बोलो क्या हो जाएगा? r1 r2 बटे r1 प्लस r2। उम्मीद करते हैं ये फार्मूला बहुत इंपैक्टफुल होगा और दो रजिस्टर को आप तेजी से सॉल्व कर पाएंगे इससे। कैसे? जैसे मान लो हमने कहा कि दो कोई प्रतिरोध है, ये याद रखेंगे समांतर क्रम के लिए है, तो 6 और 3 है, कौन से क्रम में है? समांतर। 6 और 3 दो प्रतिरोध है और कौन से क्रम में? समांतर। तो हम इसको यूज करेंगे। ऊपर करना है दोनों का गुणा और नीचे करना है दोनों का जोड़, देन भाग करेंगे आंसर। तो r1 r2, r1 की वैल्यू 6 है, इसकी 3 है, ये मान लो r1 है, ये वैल्यू r2 है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 6 त्रिक 18 और बटे में 6 प्लस 3 आंसर 9। यानी कि अगर हमें r इनका लिखना हो तो हम लिखेंगे 6 गुणे 3 बटे 6 प्लस 3। तो बोलो कितना हो जाएगा? 18 बटे 9। यानी अगर हमें इसका r बताना हो तो आंसर आएगा 2। उम्मीद करते हैं ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, बस चीजों को याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बेहतरीन सवाल है। हमने पहले ही बता दिया आपको कि जिस पॉइंट के बीच आंसर करना होता है, ए बी हो, ए सी हो, सी डी हो, बी ए, कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को छोड़ करके बाकी सर्किट को एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये 2015 का है। कह रहा निम्न परिपथ में ए तथा बी के मध्य एवं ए तथा सी के मध्य, ये ए है, ये सी है, मतलब एक तो पॉइंट ये है, यहां पर आपको आंसर निकालना है। तो यहां पर हम चलो लिख देते हैं ए सी के बीच निकालना है। अगला बोलो क्या है? ए बी के बीच, ये ए है और ये बी है, तो दो जगह आंसर करने हैं अपने को, है ना। यानी आर निकालना है इस वर्गाकार आयताकार, कुछ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो जगह आर निकालना है, एक एसी के बीच और दूसरा ए बी के बीच। हमने पहले ही बताया जिन पॉइंटों के बीच निकालना होता है उनको छोड़ देते हैं, बाकी को ध्यान से देखते। जैसे मान लो अपने को एसी निकालना है, अगर तुम एसी के बीच आंसर करने जाओ तो थोड़ी एक चीज नोटिस करने वाली है कि ये इसका विकर्ण है, ये इसका क्या है? विकर्ण। अब अगर तुम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करो तो सर्किट दो हिस्सों में टूट गया है। एक तो नीचे हाफ ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ऊपर हाफ ट्रायंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल निकल के आ गए सामने। ट्रायंगल का रूल आपको पीछे याद कराया गया हमने कि जिस पॉइंट पर आंसर करना होता है उसको अगर हम छोड़ दें
तो बाकी दो भुजाओं को हमेशा कौन से क्रम में लगाते हैं? श्रेणी। यानी RAC निकालने के लिए 2 ओम और 6 ओम को जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में, 2 ओम और 2 ओम को जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में, और फाइनल आंसर करने के लिए आपस में जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में। तो ये वाला 2 और ये वाला 2, तो हम चलो यहाँ पर आंसर मार्क कर लेते हैं, R डैश लिखते हैं, 2 + 2, तो आंसर आ जाएगा भैया 4 ओम। कितना आ जाएगा? 4 ओम। ठीक, अब नीचे वाले का तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डबल डैश, R1 R2 भी आप ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 + 2, 6 + 2, तो आंसर आ जाएगा भैया 8 ओम। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अपने को RAC लिखना है। जब RAC निकालेंगे तो ये सर्किट हो जाएगा पैरेलल, तो बोलो क्या हो जाएगा? 1/4 + 1/8, है ना। 2 का आंसर लिखने के लिए हमने पहले ही बताया था, तो वैसे भी कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 8 ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, 3/8, ये आ गया 1/RAC। मुझे चाहिए RAC, RAC का आंसर आएगा 8/3, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं RAB को लेकर के। जब आप RAB लिखने जाएंगे, है ना, RAB लिखना है मुझे, RAB ये वाली साइड है, तो बाकी की सर्किट को ध्यान से देखेंगे। तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छा, अगर ये विकर्ण होता ऐसे, अगर यहाँ विकर्ण होता तो ये वाली रेजिस्टेंस भी काउंट की जाती। अब चूंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो तुम थोड़ा सा समझो, ये वाला तार पकड़ो और ये वाला तार पकड़ो, थोड़ा सा इसको इमेजिनरी सीधा करके मानो, तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम आपस में आपको दिखेंगे श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये भाई साहब 2, ये भाई साहब 2, ये वाले 2, कौन से क्रम में? श्रेणी। तो 2 2 2, आंसर आएगा 6 ओम। कितना आएगा? 6 ओम। अच्छा, जब 6 ओम आ जाएगा तो सर्किट कुछ ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। ये पॉइंट ए आएगा, ये पॉइंट बी आएगा, यहां 6 ओम आ गया ऊपर और नीचे भी 6 ओम है, तो बताओ कौन से क्रम में जुड़ गया? आप जुड़ गए पैरेलल, है ना। तो पैरेलल आंसर कर दो, बस खत्म। तो 1/RAB इक्वलेंट 1/6 + 1/6। 2 का आंसर करने के लिए बताओ अपने को R क्या लिखना होता है? ऊपर गुणा नीचे जोड़, छछरंग 36/12, आंसर बोलो 3। उम्मीद करते हैं ये वाला आंसर भी सभी को लॉजिकल समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसमें 3 सवाल है। ठीक, 100 वाट तथा 220 वोल्ट, वाट भैया पावर का यूनिट है, इसको पी से लिखते हैं। इसमें 3 सवाल है तो एक एक करके निपटा देते हैं। पी की वैल्यू भैया 100 वाट, वाट को ज्यादातर डब्ल्यू लिखा मिलेगा। 220 वोल्ट सप्लाई है, वी की वैल्यू है 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालना है। आपको आर फाइंड करना है, कुछ नहीं, बस फार्मूले तुम्हें भेजे में अच्छे से याद होने चाहिए। PVR में अगर तुम्हें रिलेशन अच्छे से याद हो तो P का तुम्हें एक फार्मूला ये वाला याद आना चाहिए, V²/R, है ना। मुझे R फाइंड करना है, तो बताओ हम क्या लिखेंगे? V²/P। अब V की वैल्यू कितनी है? 220 है, हमें करना है 220 का स्क्वायर। 220 का स्क्वायर करने का मतलब 2 बार 220 लिख सकते हो, और बटे में लिखोगे P की वैल्यू बोलो कितनी है? 100, है ना। एक जीरो से ये वाला कैंसिल, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, तो R की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए, 484 ओम है। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट 20 तक सभी को क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सभी को याद होने चाहिए, एकदम रटे हुए होने चाहिए। ये हो गया पहला सवाल। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल ये है, बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट लिखा है। P लिखा है भैया 100 वाट और सप्लाई दे रखी है 250 वोल्ट। ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध। आपको निकालना है R, एक चीज हो गई। बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा, अधिकतम से कोई लेना देना नहीं, आपको I निकालना है। ठीक है, 2 चीजें चाहिए, एक तो R चाहिए और दूसरा I चाहिए, बस रिलेशन कंफर्म होने चाहिए। R वाला तो कंफर्म है कि ऊपर वाला हम इस्तेमाल कर लेंगे, तो हम R बराबर लिखेंगे V²/P। V की वैल्यू है 250, तो हम लिखेंगे 250 का स्क्वायर। 250 का स्क्वायर मतलब 2 बार 250, बटे में लिखेंगे P की वैल्यू बोलो कितनी है? 100। एक जीरो से ये वाला, एक जीरो से ये वाला, तो 25 × 25 625 होता है। ये आ गया भैया 625 ओम। अब चाहिए अपने को करंट। क्या चाहिए? करंट। करंट के लिए हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, P = VI, है ना।
ये P का पहला ही फार्मूला था, P बराबर VI, जिसमें T से T मर गया था। अपने को I चाहिए, I बराबर बोलो क्या होता है, P अपान V। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। जो मल्टीपल है वो बटे में आ गया है, उसमें कोई आफत नहीं है। P की वैल्यू सवाल में दे रखी भैया 100 और V की वैल्यू सवाल में 250 है ना। तुम ध्यान से देखो क्या करें इसमें, एक तो 0 से 0 मार दें, 5 से काट लें, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 5 25। अगर हम इसका इस पे भाग लगाने जाएं तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर, 0.4, अरे 5 चौके 20, अब जाएगा नहीं तो दशमलव से लगाकर 0 बढ़ा लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लास्ट सवाल के, इसके 2014 ऊपर वाले 16 और 17 के हैं, ठीक। ये वाला क्या कह रहा है, एक चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। ऐसा करते हैं, 2 पॉइंट बना लेते हैं। सवाल नंबर 3 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है भैया वो 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, V बराबर 10 वोल्ट। यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकेंड हो तो चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सोचो, अगर आप इसे अलग W लिखना चाहो तो आपको T मेंशन करना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल कर लो तो जूल प्रति सेकेंड कौन सी आफत है, थोड़ा सा इधर समझा देते हैं। देखो फार्मूला होता है P बराबर W अपान T। W का यूनिट होता है भैया जूल और T है टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, तो ये बन गया जूल बटे सेकेंड, जूल बटे सेकेंड। अब तुम बताओ जूल प्रति सेकेंड की वैल्यू P के इक्विवेलेंट होती है, तो महाराज ये वाला जो डेटा दे रखा है वो P है। P की वैल्यू बोलो कितनी है, 15 जूल प्रति सेकेंड। इसीलिए आपको पहले ही हमने बताया था कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से आने के लिए न्यूमेरिकल का मात्र, मतलब न्यूमेरिकल आने के लिए मात्रक याद रखना बहुत जरूरी है। अब अपने को चाहिए क्या, करंट चाहिए भैया, करंट। करंट अभी अभी तो निकाला है आपने, तो वही वापस से यूज करना है आपको। चलो देखते हैं, I बराबर P अपान V है ना। P की वैल्यू बोलो सवाल में कितनी है, P की वैल्यू है 15 और V की वैल्यू है 10। 5 से काट लें, वापस से अगर हम इसको काट दें तो 1.5 एम्पियर। किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ठीक है। एक एक करके आराम से सवाल करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2012 के सवाल को लेकर के। दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध, परिपथ की धारा, 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब तो सर्किट में जो बॉक्स टाइप बने रहते पहले उन पर नजर मार लेते हैं। ये वाला 2 ओम, ये वाला 2 ओम, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे का जो क्रम होता है भैया होता है समांतर। तो 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 का सिंपल मतलब ये है कि ऊपर कर लो गुणा, नीचे कर लो जोड़, तो 2 दूना 4, बटे 2 प्लस 2 भी 4 होता है, तो आंसर 1 आ गया। कितना आ गया, 1। यानी उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा कि इस बॉक्स का आंसर कितना है भैया, 1 ओम है। कितना है, 1 ओम। अब तुम थोड़ा सा नजर मारो, यहां से ये वाला कोना पकड़ो, ये वाला कोना, तो आपको भैया सब सीरीज क्रम में आएगा नजर, 1 ओम 1 ओम 3 ओम, टोटल आ रहा है भैया 4 ओम, सॉरी 5 ओम, है ना। तो हम यहां लिख लेते हैं आर टोटल, आर टी 1 प्लस 1 3, आंसर बोलो 5 ओम। ये हो गया पहला पॉइंट, ये जो पहला पूछा गया ना तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध है 5 ओम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं परिपथ की धारा। दूसरा पॉइंट परिपथ की धारा, परिपथ की धारा भैया आई है, आई बराबर ओम्स लॉ लगा लीजिए, तो आर बराबर वी अपान आई, तो आई बराबर वी अपान आर, है ना। वैल्यू पुट कर लेते हैं, वी की वैल्यू सवाल में भैया दे रखी है 10 वोल्ट, कितनी दे रखी है 10, बटे आर की वैल्यू 5 है, करंट निकल के आएगी भैया 2 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 3 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों का विभवांतर। 3 ओम भाई साहब ये है। अच्छा यहां का मुझे पोटेंशियल लिखना है, क्या चाहिए, पोटेंशियल। यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला बता देते हैं आपको, मुझे चाहिए V3 ओम। 3 इसलिए लिखा है ताकि आप समझ सको कि हम यहां पर पोटेंशियल लिख रहे हैं। फार्मूला होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो R की वैल्यू भैया वही रहेगी 3, और अगर तुम थोड़ा सा समझदारी दिखाओ तो यहां से जैसे मान लो करंट जो निकली उसका वैल्यू है 2 एम्पियर, यानी इस सेल से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो 2 एम्पियर है। ये 2 एम्पियर यहां भी है, इस पूरे बॉक्स में चूंकि ये दोनों रजिस्टर सेम है तो यहाँ 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर है। वापस जब यहां से निकलेगे तो वहां पर भी जाएगी 2 एम्पियर, इसका मतलब यहाँ करंट भी कितनी है 2। तो बताओ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। कितना है, 6 वोल्ट। उम्मीद करते हैं तीसरा वाला भी आपको समझ आया होगा।
ये तीसरा पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले सवाल को लेकर के। अगला सवाल है ये, इसमें दो सवाल है इस पेज पर। कह रहा है निम्न वैद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये वाले सवाल के लिए फार्मूला आपको पहले याद होना चाहिए, वो हमने पीछे लिखा नहीं था। ये वाला भी एक फार्मूला होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, आर प्लस स्मॉल आर, जहां ई क्या है, सेल का ईएमएफ है जिसे आप 1.5 वोल्ट देख पा रहे होंगे, आर तुल्य प्रतिरोध होता है या कहें आउटर रेजिस्टेंस, आर इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और आई करंट है जो कि मेंशन है। ठीक है, अब सवाल के हम पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो ये पहला वाला हम यूज कर रहे हैं। पहले वाले सवाल में ध्यान से देखो तो ई की वैल्यू है 1.5 वोल्ट और स्मॉल आर चूंकि फाइंड करना है तो समझो ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक, और आई की वैल्यू पर अगर हम बात करें तो 0.6 एम्पियर है। अब बात करें आर कितना है, अगर आर ये सिंगल रेजिस्टेंस होता तो हम सीधा आर लिख लेते। चूंकि ये बॉक्स रेजिस्टेंस है मतलब पैरेलल है, तो ये भैया इनको पहले जोड़ना पड़ेगा। तो 3 और 3 कौन से क्रम के हैं, समांतर क्रम के। तो 3 और 3 को समांतर क्रम में जोड़ो तो कितना आएगा, ऊपर गुणा नीचे जोड़, 9/6, 9/6 का मतलब 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.5। तो जो कैपिटल आर है भैया वो 1.5 है, कोई आफत तो नहीं है। अपने को बस ये वाला आर चाहिए, फार्मूला ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो चलो पुट कर लेते हैं। आई की भैया वैल्यू है 0.6, ई की वैल्यू है 1.5 और इसकी वैल्यू है 1.5 और प्लस में क्या, स्मॉल आर। कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसा करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं सीधा सीधा। ये वैल्यू यहां ले और ये वैल्यू यहां ले, मतलब इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1.5 प्लस आर बराबर 1.5 और बटे में 0.6। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा दशमलव से हम दशमलव काट लेते हैं, इधर तो सॉल्व कर सकते हैं ना, थोड़ा सा 3 से काट लो पहले। तो 3×5 = 15 और 3 दूनी 6, तो आगे 5/2। 5/2 को अगर हम सॉल्व करने जाएं तो भैया आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा, 2.5। ये बराबर किसके, 1.5 प्लस में क्या, आर। मुझे चाहिए आर, ये वाला उधर जाएगा, घट के जाएगा। 2.5 माइनस 1.5, आंसर बोलो, 2.5 से 1.5 घट गया, 1.0 आ जाएगा। 1.0 का मतलब 1 आ जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम। पहला सवाल गेम ओवर। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले सवाल को, पॉइंट नंबर 2 के लिए। ठीक, इसे हटाते हैं यहां से, ये वाला फार्मूला हमने यूज किया इसके लिए। सवाल नंबर 2 में 3 चीजें निकालनी है अपने को। ए व सी के मध्य प्रतिरोध, परिपथ में धारा, ए व बी के बीच विभवांतर। सारे पॉइंट इसमें दिख रहे होंगे साफ साफ एकदम। ए व सी बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ये भाई साहब ए है, ये भाई साहब सी है। ध्यान से देखो तो ये आधार वाली रेखा और ये ऊपर की 2 रेखाएं। त्रिभुज में हमने कहा था जिस साइड पर आंसर करना होता है उसे छोड़ करके बाकी साइडें श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो भाई साहब ये 1 जुड़ेगा श्रेणी क्रम में, 1 1 2 हो जाएगा। ये वाला 2 और ये वाले 2 जुड़ेंगे आपस में समांतर क्रम में, 2 2 का आंसर 1 हो जाएगा। तो जो पहला भैया पॉइंट है इसमें, जो पहला, तो उसका आंसर हम क्या लिखें, सीधा सीधा 1 ओम लिख देते। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। क्या किया हमने, 2 और 2 को समांतर क्रम में लगाया, आंसर फाइंड कर दिया। ठीक है, परिपथ में धारा का मान, चलो इसे थोड़ा सा ये बता देते हैं ये क्या है। पहला पॉइंट आरएसी की वैल्यू कितनी निकलेगी भैया, 1 ओम। ठीक, अब क्या चाहिए अपने को, परिपथ में धारा का मान। परिपथ में धारा का मान पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 2 धारा चाहिए अपने को, I बराबर VAC अपान RAC। तो V अपान R लिख लो। V की वैल्यू सॉल्व में कितनी है, 2 वोल्ट। कितनी है, 2। R की वैल्यू है 1, तो करंट भैया आएगी 2 एम्पियर। करंट कितनी आएगी, 2 एम्पियर। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर। ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यहां पर करंट है 2 एम्पियर, ये थोड़ा सा टाइट हो गया सवाल। करंट कितनी है, 2 एम्पियर। जब इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो अब यहां पर करंट के हैं 2 पथ, एक तो ये एक तो ये। मुझे इस पॉइंट के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए। क्या चाहिए, करंट, है ना। तो करंट डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो तुम ध्यान से देखो, जो करंट यहां होगी इस 1 ओम में, वही 1 ओम में यहां होगी करंट, है ना। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्टिव में चले जाएं तो ये भी 2 ओम है, ऊपर भी 2 ओम है, तो करंट यहां जितनी जाएगी उससे उतनी वहां पर जाएगी। अगर रजिस्टर की वैल्यू बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, देन करंट इक्वल डिवाइड हो जाता है। तो नीचे भी 2 ओम है और ऊपर का रजिस्टर भी 2 ही ओम है। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम अगर सोच रहे हो यहां तो 1 ओम है, नहीं,
एक्चुअल में जहां जहां ये करंट कॉमन रहती वो सारे रजिस्टर ऐड किए जाते हैं, तो यहाँ भी जो करंट रहेगी वही करंट यहाँ पर रहेगी। इसका मतलब है कि ये वाले दोनों रजिस्टर ऐड किए जाएंगे तो 112 हो जाएंगे, ये भी 2 ये भी 2, तो करंट भैया इक्वल डिवाइड हो जाएगा। तो करंट टोटल था कितना, 2 एम्पियर था, अब करंट एक एक चला जाएगा, 1 एम्पियर नीचे चला जाएगा, 1 एम्पियर ऊपर चला जाएगा। यही 1 एम्पियर 1 ओम में बहेगा, यही 1 एम्पियर 1 ओम में बहेगा। बात क्लियर हो गई। अब अपने को चाहिए ए व बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस VAB, V बराबर होता है IR, I की वैल्यू है 1 इंटू R की वैल्यू आल्सो 1, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 है ना। तो VAB बराबर आंसर आ गया 1 वोल्ट। देखो अगर यहाँ पर जो रजिस्टर है वो चेंज होते तो हम आपको जरूर आगे इसको सॉल्व करके दिखा देते, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे सवाल आते हैं तो हम आपको करा देंगे, इसमें कोई कठिन वाली बात नहीं है, ठीक। हालांकि पूछा नहीं गया तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट बात, 2 सवाल है, 2 डायग्राम है इसमें। निम्न परिपथ में प्रवाही धारा I का मान ज्ञात करो। ये आप सर्किट देख पा रहे होंगे, यहाँ पर I लिखना है अपने को, है ना। तो पहला टर्म I लिखने के लिए क्या करें, I लिखने के लिए जो फार्मूला है अपने पास वो ओम्स लॉ है, V/R। सवाल में V की वैल्यू 10 वोल्ट है, मिसिंग बस R है। R कोई ज्यादा मिसिंग नहीं है, बस ये वाला बॉक्स सोचो, ये 4 है ये 4 है, कौन सा क्रम है भैया, समांतर। 4 चौके 16/8, आंसर आएगा 2। यानी इस बॉक्स का आंसर कितना, 2। ये 2 ओम ये 2 ओम आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी, 2 2 का आंसर 4। तो बोल दो भैया सब लोग, V की वैल्यू कितनी है 10, R की वैल्यू कितनी है 2 + 2 बोले तो 4, है ना। तो करंट बोलो कितनी आ गई, करंट आ गई भैया 2.5 एम्पियर। कोई समस्या तो नहीं किसी को। ये आपका पहला डायग्राम ओवर। कभी कभी आर भी पूछ लेता है, तो आर बोलो कितना है, आर भैया इसका 4 है, ठीक। बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। दूसरा सवाल ये है, इसमें ध्यान से देखो तो ये वाला बॉक्स 2 और 2 है, 2 और 2 का आंसर कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। ये वाला 1 ये वाला 1 ये वाला 3 कौन से क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी, तो 1 1 3, कितना आंसर आएगा 5, है ना। क्या क्या निकालना है, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, RAB लिखना है। RAB बोलो क्या लिखेंगे भैया, 3 + 1 + 1, आंसर बोलो 5 ओम, खत्म कहानी, ठीक। नेक्स्ट बात है परिपथ में धारा। परिपथ में धारा बोले तो I बराबर V/RAB, है ना। V की वैल्यू सवाल में कितनी है भैया, V की वैल्यू है 6 वोल्ट, कितनी है 6, तो 6/5। आप इसे अगर सॉल्व करने जाएं तो आंसर आ जाएगा 1.2 एम्पियर, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 1.2 एम्पियर, ठीक है। फिर क्या चाहिए, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये रहा 3 ओम, तो जितनी करंट यहां से प्रोड्यूस होगी वो 3 ओम से होकर जाएगी, वो 1 ओम से भी होकर जाएगी, और वो इस बॉक्स से भी होकर जाएगी। तो अपने को चाहिए तीसरे पॉइंट पर V3 ओम, है ना। तो V बराबर IR, I की वैल्यू सॉल्व में कितनी है 6/5 लिख सकते हो, या तो 1.2 लिख लो, इंटू R, R की वैल्यू 3 है, 12 3 36, 3.6 वोल्ट। उम्मीद करते हैं हजम जरूर हुआ होगा। 2015 2016, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल थोड़ा अच्छा है, 2017 का है। क्या कह रहा है, आपके घर में विद्युत कटौती के दौरान आवश्यक विद्युत आपूर्ति के लिए 12 वोल्ट पर 150 एम्पियर घंटा की एक बैटरी लगाई जाती है। यदि विद्युत कटौती के दौरान आप इस पूर्णतः आवेशित बैटरी से एक 60 वाट का पंखा और एक 40 वाट का बल्ब प्रयोग में लाएं तो यह कब तक कार्य करेगा। सिंपल समझो, ये सवाल ये कह रहा है कि आपके घर में समझो इन्वर्टर बैटरा लगा हुआ है और लाइट चली जाए और उसका अपना एक ड्यू दे रखा है 12 वोल्ट पर 150 एम्पियर घंटा। सिंपल कहें तो 12 वोल्ट की बैटरी है जो 150 mAh की है। ये कहानी है इसकी। कह रहा है ये कितना बैकअप देगा अगर हम क्या क्या चलाएं, एक तो 60 वाट का पंखा चलाएं और दूसरा 40 वाट का बल्ब जलाएं। तो कह रहे टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, मतलब जो आपका बैटरी है उसका बैकअप क्या होगा। सिंपल कहें तो टाइम निकालना है ना। तो क्या करें, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले ये देख लो कि टोटल आउटपुट हमारा है कितना, है ना। तो टोटल शक्ति यहां पर यूज कर लेते हैं। टोटल शक्ति कितनी है भैया, 60 वाट प्लस 40 वाट बराबर में कितना, 100 वाट, है ना। यानी हम जो आउटपुट ले रहे हैं वो 100 वाट का है, ठीक। क्या कह रहा है अब, तो यह कब तक कार्य करेगा, ठीक। ध्यान से एक चीज नोटिस करो,
ये चीज है V बटे आई, वोल्ट बटे एम्पियर है। अच्छा ये किसके बराबर है? ये P के बराबर है। किसके बराबर है? P के बराबर है ना। और ये घंटा दे रखा है, वोल्ट पर एम्पियर इंटू घंटा में दे रखा है, तो घंटा में यहाँ पे ले आएंगे, सिंपल कहें तो फार्मूला मेकिंग कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा P बराबर फार्मूला होता है V अपान आई, V अपान आई, तो ये हो गया वोल्ट पर एम्पियर। अब ध्यान से देखो तो ये घंटा भी मेंशन है, तो हमें वो टाइम ही तो चाहिए, तो वो टाइम को हम टी मान लेते हैं यार। चलो क्या मान लेते हैं? टी। क्या मान ले? टी। ये टी वास्तव में पी के साथ मल्टीपल में है, यानी ये लिखा है P इंटू टी बराबर V बटे आई। ये कहानी है इसकी, बात समझ रहे हैं आप? ठीक, ध्यान से देखेंगे। अब P की वैल्यू सवाल में 100, इंटू में ये वो टी है जो हमें फाइंड करना है, बराबर V की वैल्यू है भैया 12 वोल्ट। V की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट प्रति 150 एम्पेयर इंटू घंटा। तो इंटू में क्या लिख देते हैं? 150। क्या लिख दे? 150, है ना। मुझे ये वाला चाहिए टी, तो टी बराबर क्या लिखें? 12 गुणे 150 और बटे में कितना? 100। इसे सॉल्व करने जाए अगर तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लें, 5 तेई 15, 5 दूनी 10, 2 से अगर हम इस 12 को काटे तो 6 आ जाएगा, 6 गुणे 3, तो टी बराबर बोलो कितने घंटे आ जाएगा? 18 घंटे, है ना। इस घंटे को हमने चेंज नहीं किया था, तो सीधा घंटे ही उठाकर ले आए, तो टाइम का जो आंसर आया वो घंटे में ही आ गया। ठीक है ना, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं पेपर में, हालांकि ये 2017 का सवाल है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। अगला सवाल है ये 2015 का, और ऐसे सवाल पिछले कुछ सालों से तो नहीं आए हैं। ठीक, क्योंकि इसमें कुछ फार्मूले तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूज हो जाते हैं, जैसे कि इसी में 240 वोल्ट व 5 एम्पीयर धारा पर कार्य करने वाले एक वैद्युत मोटर की जो इफिशियंसी है, दक्षता है, वो 80% है। इसके द्वारा 60 मीटर की ऊंचाई तक 1 घंटे में कितना पानी चढ़ाया जा सकता है? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो करेक्ट वैल्यू 9.8 के रेंज की होती है, पर हम यहाँ पर यूज करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या क्या दे रहा है एक बार समझो। सप्लाई दे रखा है भैया 240 वोल्ट, ठीक, 5 एम्पियर का करंट है, आई इक्विवेलेंट 5 एम्पियर पर कार्य करने वाले एक वैद्युत मोटर की दक्षता 80%, मतलब वो अपनी सप्लाई या आप कहें अपनी ताकत का कितने परसेंट इस्तेमाल करता है? 80%। बात क्लियर होगी? तो अभी हम मेंशन कर देंगे। इसके द्वारा 60 मीटर की हाइट तक, एच की वैल्यू कितनी है? 60 मीटर तक 1 घंटे में, टाइम कितना दे रखा है? 1 घंटे। 1 घंटे का मतलब क्या हुआ? 1 आवर इक्विवेलेंट हमें सेकंड बनाना है इसको, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम लिखेंगे 60 गुणे 60। अब ये बन गया भैया सेकंड, तो हम इसे लिख सकते हैं 3600 सेकंड। क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकंड। कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, मतलब उस पानी की हमें वैल्यू चाहिए। एम फाइंड करना, और जी कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक्चुअल में ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स में एक थ्योरी आती है कैलोरीमित का सिद्धांत, जिसमें दी गई ऊर्जा इक्विवेलेंट ली गई ऊर्जा के बराबर होती है। आप जो ऊपर ये चीज देख पा रहे हैं वी आई वाला टर्म, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और यहां पर जो बात की जा रही पानी चढ़ाने की, ये है स्थितिज ऊर्जा। ये वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी वैद्युत ऊर्जा है, और वो जो पानी चढ़ाने वाली टंकी भरने वाली बात है वो है स्थितिज ऊर्जा, यानी दोनों ऊर्जाएं इक्विवेलेंट होती हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर वैद्युत ऊर्जा इक्विवेलेंट स्थितिज ऊर्जा। अब ये वाला फार्मूला तो हाई स्कूल में तो नहीं पढ़ाया जाता है ना, फिर भी ये सवाल इसमें दे रखा था। वैद्युत ऊर्जा को हम यहाँ पे लिख रहे हैं W से, और स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं U से। ठीक है ना, दोनों के फार्मूले रख लेते हैं। इसका फार्मूला तो वैल्यू के हिसाब से खोला जाता है, क्योंकि कई फार्मूले वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी बाई आर, तो यहाँ बोलो क्या है? वी आई और ये टी है, तो अपने को समझ में आ गया कि अपने को वी आई टी इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? वी आई टी। और ये मोटर भाई साहब कितने परसेंट ताकत यूज कर रहा है? 80, तो वी आई टी का 80%, 80 बटे 100 आ जाएगा साफ साफ, कोई दिक्कत तो नहीं। बराबर जो U है उसके लिए फार्मूला होता है भैया mgh। U बराबर क्या होता है? mgh। ठीक है, अपने को फाइंड करना है ये वाला m, ये वाला क्या याद करना है? m। तो अगर हम m लिखने जाएं तो इस टर्म के 100 के साथ gh भी मल्टीपल में आ जाएगा, मतलब फार्मूला बन जाएगा अपने vit इंटू 80 बटे gh इंटू 100, ये तो बन जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं, इसमें बस अपने वैल्यू पुट कर लेते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं, जो आएगा वो लीगल आंसर होगा, इसमें कोई आफत नहीं है।
और कक्षा 10 वाले मेरे ख्याल से बेसिक फार्मूले याद करके चले जाएं, कोई बड़ी बात नहीं। पेपर में आ गया तो क्या सॉरी बोल के आओगे? नहीं, करके आना है ना। चलो वैल्यू लिखते हैं। v की वैल्यू कितनी भैया? 240 है। हम फाइंड कर रहे हैं m। 240 इंटू आई की वैल्यू 5 है, इंटू टी की वैल्यू है 3600 बटे जी की वैल्यू पेपर ने मतलब सवाल ने खुद कहा कि 10 इस्तेमाल कर लो। कितना इस्तेमाल कर लो? 10 इंटू हाइट कितनी ऊपर चढ़ाना है भैया? पानी 60 मीटर इंटू 100 है ना। चलो काटते हैं। काटने में तो एक्सपर्ट हो ही। 2 0 2 0 1 0 1 0, यहां तक कहानी बराबर है। ठीक। 5 से अगर हम इसे काटने जाए तो ये 12 आ जाएगा। 12 से अगर हम इसको काटने जाए तो 2 आ जाएगा। कोई आफत तो नहीं। ये बचा 36, ये बचा 2, है ना। तो m बराबर भैया आ जाएगा 72। बस कहानी खत्म। कुछ बचा तो नहीं है। ये 36 और ये 2 ही बचे हैं। ठीक है, ये आ गया 72 kg, क्योंकि m के ऐसा ही। ठीक, तो आंसर आ गया 72 kg। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। ठीक, कितना पानी चढ़ाया जा सकता है? 72 kg या 72 लीटर कह सकते हो। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है ये। आपके घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, प्रतिदिन 15 घंटे चलता है, प्रतिमाह मतलब 30 दिन। जब माह की बात करें तो 30 दिन, हालांकि अगर मंथ का पर्टिकुलर नाम ले ले तो आप उस मंथ में कितने दिन होते वो इस्तेमाल करेंगे। प्रतिमाह 30 दिन इससे खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में याद कीजिए। किलोवाट घंटा को हमने पहले ही बताया था आपको कि यूनिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट। यूनिट बराबर फार्मूला होता है वाट इंटू घंटे। पहला टर्म इस्तेमाल करें। इसमें 2 सवाल है, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक, तो हम पहला वाला इस्तेमाल कर रहे हैं भैया। P की वैल्यू सवाल में दे रखी है 100 वाट। टाइम दे रखा है भैया 15 घंटे। याद रखेंगे ये ऐसा सवाल है, मतलब ऐसा फार्मूला जिसमें टाइम को घंटे में ही लेना होता है। डे है भैया 30। ठीक है, 30 दिन। अपने को यूनिट फाइंड करना है, यूनिट। किलोवाट घंटा का शॉर्ट फॉर्म है यूनिट। अब यूनिट लिखने का फार्मूला अभी आपको पीछे हमने बताया था कि वाट लिखना होता है, इनटू में घंटा लिखना होता है, इनटू में दिन लिखना होता है, और बटे में 1000 लिखना होता है। वाट कितना है भैया? 100। घंटा है भैया 15। दिन है 30। 1000। 15 गुणे 3, तो यूनिट भैया कितने आ गए? 45। ठीक है, 45 यूनिट। यानी आपके घर के जो बिल आएगा वो 45 यूनिट आएगा। अगली चीज समझे, कभी कभी इसमें खर्च दे देगा कि पर यूनिट खर्च इतना। जैसे मान लो कह दे कि 2 रुपए पर यूनिट खर्च है, तो जो खर्च होगा 45 गुणे 2 90 रुपए हो जाएगा। ठीक, अगला वाला सवाल थोड़ा अच्छा इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम के लिए रन की जाती हैं। ठीक, समझो। कह रहा है आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब हैं, 100 वाट का एक तंतु बल्ब है, 50 वाट के 4 पंखे हैं, 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, पंखे एवं एयर कंडीशनर सेम टाइम चलते हैं 20 घंटे, तो एक महीने यानी 30 दिन में रुपए 5 यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय बता दो। तो सबसे पहले निकालेंगे यूनिट, देन 5 से मल्टीपल करेंगे, खर्च निकल आएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेप में नहीं होगा। ऐसे में क्या करेंगे, अब जितने टर्म है सबको ऐड करते चलिए। ठीक, जैसे 2 चीजें अलग अलग टाइम के लिए चल रही हैं। जो बल्ब हैं, जितने भी बल्ब हैं वो कितने घंटे चलते हैं? 5। और जो पंखे और एसी है वो चलता है 20 घंटे। ठीक, समझ लो भयंकर गर्मी पड़ रही है, खूब इस्तेमाल हो रहा है एसी, है ना। तो हम सवाल नंबर 2, तो इसको ऐसे निकालो, 2 टर्म में निकलेगा क्योंकि 2 टाइम है और दोनों के लिए डे सेम है। ठीक, तो हम इसमें क्या करते हैं, u के 2 हिस्से बना लेते हैं, एक तो u1 प्लस u2। ठीक, अगली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम पहले वॉट तो टोटल निकाल लें यार। जैसे 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब है, इसका मतलब है 5 गुणे 10 50 वाट के बल्ब हो गए। 100 वाट का एक तंतु बल्ब मतलब वो 100 वाट हो गया, है ना। ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो हम पहले यहाँ पे बल्ब निकाल देते हैं। चलो पूरा शक्ति निकाल देते हैं काउंट करके। 10 वाट के 5 बल्ब, 10 गुणे 5, तो ये हो गया भैया 50 वाट, है ना। बल्ब बात कर रहे हैं ये। 100 वाट का एक बल्ब है, तो 100 इंटू 1, ये हो गया 100 वाट। ये 2 चीजें हैं बल्ब, ये दोनों चीजें क्या है?
बल्ब। ठीक है, तो टोटल बल्ब कितना हो गया भैया? 150 वाट। ठीक, 50 वाट के 4 पंखे, 50 गुणे 4 तो इक्विवेलेंट हो जाएगा भैया 200। और 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर। ये इसमें क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये चलते हैं दोनों 20 घंटे, है ना। तो 1.5 किलो, किलो को भैया 10 की पावर 3 लिखा जाता है। ठीक, इंटू 1, ये एक ही है। ठीक, तो इसे अगर चाहो तो 1500 भी लिख सकते हो, 1500 वाट, है ना। ये चीज है फैन और ये चीज है एसी, एयर कंडीशनर। और ये दोनों चलते हैं 20 घंटे और ये दोनों चीजें चलती हैं 5 घंटे। ठीक, तो यहां पर आप अप्लाई करते हैं। हम पहले U1 बल्ब के लिए लिख रहे हैं और U2 लिखेंगे फैन और एसी के लिए। तो U1 बोलो क्या लिखें? U1 लिखेंगे भैया 50 और 100 ऐड कर दिया सीधा सीधा तो 150। अरे वाट इंटू घंटा, घंटा बोलो कितना है? तो बल्ब कितनी देर जलता है? 5 घंटे, तो 5 लिखा। इंटू दिन, दिन कितने हैं? 30 बटे में कितना? 1000। उम्मीद करते हैं आप पंखे वाली सॉरी बल्ब वाली कहानी तो जरूर समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं जो अगली चीजें हैं वो 20 घंटे चलती हैं। कौन सी चीजें? 50 वाट के 4 पंखे और 1.5 किलोवाट का एसी। तो 50 वाट के 4 पंखे 200 हो गया, 5 चौके 20, 200। और साथ में 1.5 किलोवाट को आप ये लिख सकते हो, तो 1500 गुणे 2 1700 हो जाएगा। या चलो हम इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, 15 का पहाड़ा इस पे पढ़ लेते हैं। तो बताओ ये 15 दुना कितना हो जाएगा? देखो दशमलव से नहीं यार, ये गुणा नहीं होगा, ये जुड़ेगा। तो ये 1500 और ये 200 तो हो जाएगा 1700 इंटू इंटू ये कितना देर चलता है भैया? 20 घंटे इंटू टाइम कितना है? 30 दिन बटे में कितना? 1000। अब यहां से एटलीस्ट हम यूनिट निकाल पाएंगे, है ना। चलो सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, यहां से काटेंगे, ये 2 बार जाएगा। ओ तेरी की, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 1.5 आ गया। ठीक है, 15 गुणे 15 225 होते हैं, एक अंक के बाद दशमलव तो 22.5 आ गया। यानी बल्ब वाले जो यूनिट है वो 22.5 आ गए। इसे देख लो भैया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, है ना। तो 2 3 6 और गुणे 170, तो 6 0 0 और 6 सते 42 का 2 हासिल आएंगे 4, 6 के 6 6 4 10 10 20, ये 1020, ये 22.5। 1020 में इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, 20 में 22 जोड़ो तो 42 हो जाएगा 0.5। ये आ गए भैया यूनिट। क्या आ गए? यूनिट। यानी टोटल जो आपके यूनिट बने 30 दिन के मतलब 1 महीने के, वो 1042 यूनिट आ गया। अब अपने को लिखना है खर्च। क्या लिखना है? खर्च। खर्च क्या करते हैं? हमने बताया ना, यूनिट का रुपए से गुणा करते हैं। तो रुपए कितने हैं? 5। तो बोलो क्या लिखेंगे? 1042.5 गुणे 5, है ना। गुणा कर लो भैया, 55 25 के होते हैं 5, है ना। 5 दूनी 10 और 10 2 12, 5 चौके 20, 1 21, ये आ जाएगा 2 और 5 इक्के 5, है ना। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये आ गए भैया रुपए। ठीक, 5212 रुपए 50 पैसे, 0.5 का मतलब 50 पैसे हो गया। 5212 रुपए और 50 पैसे आपका खर्च आएगा मंथली 5 रुपए की दर से। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ये, एक वैद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है ना। टोटल वहां से करंट कितना पास हो रहा है? 10 एम्पियर का। ठीक, 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते? सिंपल कहें तो कि आप पहले तो ये वाला वोल्ट और ये वाले वॉट से करंट निकाल लो, जितनी करंट आए उस करंट का इस करंट पर डिवाइड कर दो तो बल्ब के नंबर निकल आएंगे। तो टोटल करंट है 10 एम्पियर, IT लिख देते हैं चलो इसको। अब ध्यान से देखेंगे तो 240 वोल्ट है, V की वैल्यू है 240 वोल्ट और P है 60 वाट। कहानी क्या समझो, तुम्हारे घर में 10 एम्पियर का एक फ्यूज लगा है। फ्यूज का अर्थ ये है, वो ये कहता है कि हमारे से होकर मैक्सिमम कितनी धारा गुजर सकती है? 10 एम्पियर। बात समझ में आ गई ना। और अपने वहां जो शक्ति यूज हो रही वो 6 वाट की है,
6 नहीं सॉरी 60 वाट की है। शक्ति कितनी यूज हो रही है? 60 वाट की, और सप्लाई है 240 वोल्ट की। तो ऐसे कितने बल्ब इस करंट या इस फ्यूज से जलाए जा सकते हैं, यानी इस फ्यूज पर कितना लोड रखा जा सकता है, ये कहानी है। तो सबसे पहले यहां से करंट निकाल दो। क्या निकाल दो? करंट। करंट बराबर होता है आई बराबर पी अपान वी, क्योंकि पी बराबर वी आई होता है। ठीक, यहां से वैल्यू लिख देते हैं। पी की वैल्यू निकलेगी 60, वी की वैल्यू 240, ये कैंसिल आउट होगा तो 1/4 आ जाएगा। मतलब जो करंट आएगी भैया वो 1/4 एम्पियर आएगी। मतलब एक बल्ब 1/4 एम्पियर खर्च करेगा, और टोटल जो लोड है वो 10 एम्पियर का है। बात समझ में आ गई ना? यानी 10 एम्पियर का लोड उठा सकता है, तो बल्ब कितने जलेंगे? तो बल्ब जलने के लिए क्या करें? अतः करके लिख देते हैं। अतः बल्ब की संख्या है ना बराबर टोटल करंट बटे एक बल्ब की करंट, है ना। यहां पे लिख देते हैं, चलो हिंदी में, कुल धारा बटे एक बल्ब की धारा। बल्ब या जो भी है, पंखा कूलर कुछ भी। तो कुल धारा बोलो कितनी है? कुल धारा है 10, एक बल्ब की धारा 1/4 है। 1 और बटे में 4, तो 4 ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो नंबर आप जो बल्ब आएंगे भैया, ये नंबर है, ठीक है, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 40। यानी कि टोटल कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? 40। यानी 60 वाट के 240 वोल्ट पर अगर आपने फ्यूज इतना लगा रखा है, या कह एमसीबी इतने लोड की लगा रखी है, तो आप उस पर 40 बल्ब जला सकते हैं एक ही बटन से। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये। अगले सवाल में यहां का रजिस्टर का मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है, मिसप्रिंट है या क्या। अगर ये मिसप्रिंट नहीं है तो हम आपको इसका आंसर करके दिखाते हैं। निम्न परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा आई की गणना करो। देखो, ये माइनस वाला हिस्सा और ये प्लस वाला हिस्सा, करंट ऐसे निकल रहा है, यहां से आई निकल रहा है, और इसी आई की गणना करनी है तुमको। अच्छा, ये वाला जब आई गणना करेंगे आप ध्यान से देखो, तो इस वाले जंक्शन पे जाकर के करंट दो पथ में जाएगा। एक तो हिस्सा इस तरफ निकलने वाला है, एक हिस्सा इस तरफ। जो इस तरफ करंट जा रहा है उसका मैग्नीट्यूड I1 है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में है समांतर क्रम में। बट यहाँ का रजिस्टर ही मिसिंग है, या कह लिखा नहीं गया, या उसका परिमाण 0 है, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको आई निकालना है। आई निकालने के लिए क्या करें? ध्यान से देखो, जहां जहां करंट सेम होती है वो हमेशा श्रेणी क्रम सर्किट होता है। I1 I1 I1, मतलब 1 ओम 4 ओम 1 ओम, ये आपस में भैया श्रेणी क्रम में है ना। तो हम उधर का रजिस्टर लिख लेते हैं पहले। चलो, तो आर डैश मान लेते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस ये 1 प्लस 4 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा भैया 6 ओम। कितना आ गया? 6 ओम। यानी जिसमें I1 करंट है उनका जो रजिस्टर है वो 6 ओम आ गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा। दूसरा का मतलब जहां पर करंट चेंज है, इन वाले में करंट है भैया आई, 1 ओम 2 ओम, तो हम यहां लिखेंगे 1 प्लस 2, मतलब 3 ओम, है ना। अब ध्यान से देखो, जहां करंट अलग होती है वो हमेशा समांतर होते हैं। तो ये 6 ओम में करंट I1 है, ये वाले 3 ओम में करंट I है, तो ये हो गए अलग अलग। तो हम इसे सॉल्व करेंगे 1/R से, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। 1/R डैश की वैल्यू है भैया 6, और R डबल डैश की वैल्यू है 3। आप इसे सॉल्व करेंगे, दो को हमने कई बार बताया, ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो अगर हम इसका R लिखने जाएं तो आंसर आ जाएगा 2। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, अपने को चाहिए I। I यहां से निकलने वाली करंट है, तो I बराबर फार्मूला लिखते हैं भैया V अपान R। V की वैल्यू सवाल में 12 है, R की वैल्यू 2 है, तो करंट जो आएगी वो आएगी भैया 6 एम्पियर। आई का आंसर कितना? 6 एम्पियर। आशा करते हैं सभी को आया होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये है आपके सामने, दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकाल दो। यहाँ विभवांतर चाहिए और टोटल करंट चाहिए। तो पहले करंट निकालते हैं। करंट निकालने के लिए करना क्या होता है? V अपान टोटल R। अब V की वैल्यू सवाल में है 15, R टोटल का मतलब जो पूरा बॉक्स है उसका R निकालना होता है। तो ध्यान से श्रेणी क्रम है, तो 20 10 30 सॉल्व कर लो, तो 1/2, और अगर I लिखना चाहो तो 0.5। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर, मतलब यहां का आपको वोल्टेज चाहिए। यहां का वोल्टेज का मतलब है V बराबर IR, है ना। यहां से I बोलो कितना निकला है? I निकला है 0.5, R की वैल्यू है 10, तो आंसर बोलो, दशमलव से वाला 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 वोल्ट। उम्मीद करते हैं सभी को आया होगा। दो ही चीजें पूछी कि 2012 का सवाल है।
अगला सवाल है, दो है आपके सामने। निम्न परिपथ में गणना कीजिए। इस वाले सर्किट में ये पहला सवाल है, तीन चीजें निकालनी है। इस वाले में एक ही चीज निकाली, एमीटर का पाठ्यांक। ठीक, तो पहले इसको निपटाते हैं। ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी कहां पर है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। तो ध्यान से देखते हैं, अगर ये वाला हिस्सा खोले और ये वाला हिस्सा पकड़ के ऐसे सीधा कर दें तो 1 ओम 2 ओम 1 ओम कौन से क्रम में नजर आएंगे? श्रेणी। तो हम लिखते हैं आर डैश 1 + 2 + 1, आंसर 4 ओम है ना। अगर हम बात करें 1/RAB की, क्योंकि वो समांतर क्रम में जाएगा, 1/4 और ये भी 1/4 है, तो 4 हो जाएगा एलसीएम, ये 1 + 1 तो हो जाएगा 2/4 और 2/4 का मतलब 1/2। तो RAB बोलो क्या आ जाएगा? 2 ओम। RAB कितना? 2 ओम। बैटरी से प्रवाहित धारा, बैटरी से प्रवाहित धारा I बराबर V/R। V की वैल्यू सवाल में 2 है, जो कि ये लिख रखी है, ये देखो। R की वैल्यू भी 2 ही निकली है, तो करंट आ गई भैया 1 एम्पियर। खत्म। बात कर लेते हैं 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। पॉइंट नंबर 3। 2 ओम कहां पर है? ये रहा 2 ओम, है ना। अब थोड़ा करंट को शुरू कर लेते हैं। ध्यान से देखो, कोई कहानी कठिन नहीं है। जब यहां पर करंट पहुंचेगी तो दो हिस्सों में जाएगी, एक यहां और एक यहां। यहाँ I1 मान लें और यहाँ I2। कितने लोगों को समझ आया कि I1 और I2 के मैग्नीट्यूड होंगे सेम? रीजन बोलो। क्योंकि जितना ओम उधर है उतना ही ओम इधर है, वहां भी 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम है। ठीक, तो करंट जाएगी सेम। तो करंट सेम जाने का मतलब हाफ ऑफ करंट। तो हम 2 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 मेंशन कर देते हैं, V2 ओम है ना। तो बोल क्या लिखेंगे? IR। R की वैल्यू 2 है, ये बात फिक्स है, इंटू I की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी? I टोटल 1 है, बट उस तरफ जब ले जाएंगे करंट तो हो जाएगा भैया इसका आधा। इसका आधा मतलब 1/2। 2 से 2 मर जाएगा यार, V2 ओम हो जाएगा भैया 1 वोल्ट। खत्म। यानी ये वाला सवाल अब जाके समाप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। दिए गए परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक मतलब करंट निकालनी है। ठीक है, ये देखो, थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं। इसमें अपने को यहां पर करंट चाहिए। करंट निकालने के लिए क्या करें? तो I बराबर फार्मूला अपने को पता है, V/R होता है। ये हम दूसरा सवाल यूज कर रहे हैं, V/R। सवाल को ध्यान से देखो तो V की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है 5, बट R नहीं पता है। R का मतलब पूरे बॉक्स का R, इस पूरे सर्किट का R। सर्किट का R कैसे निकालें? ध्यान से देखो, ये वाला 3 और ये वाला 1 आपस में श्रेणी क्रम में, तो 3 1 4, ये वाला 4 ये वाला 4 आपस में समांतर, 1/4 + 1/4, आंसर कितना आएगा? 2। ये वाला 2 ये वाला 3 आपस में श्रेणी क्रम में, आंसर आएगा 5। तो 2 + 3 5/5। ऊपर आपको इतना कुछ सिखाया है, अगर आपको भेजे में पड़ गया हो तो उम्मीद करते हैं ये वाला आंसर सभी को आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 18 नंबर को लेकर के, और ये आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल है। दिए गए विद्युत परिपथ में धारा का मान बता दो। धारा का मान बताना है अपने को, सॉरी धारा नहीं बताना है, आई बताना है। तो आपको बता देते हैं, ये करंट यहां पर दे रखी है 1 एम्पियर, यहां भी करंट मिसिंग है, अपने को आई चाहिए। तो मेंस अगर ये है तो जाहिर सी बात है करंट यहां पर आई है ना। तो आपको टोटल करंट निकालनी, तो टोटल करंट, ये अच्छा सवाल है, हल्के में मत लीजिएगा। यहां करंट 1 एम्पियर है, यहां करंट पता नहीं है, आपको आई निकालना है ना। और सप्लाई आपको दी नहीं, अगर ये सप्लाई दी होती तो हम इजी तरीके से निकाल देते। आप लगाते हैं थोड़ा सा दिमाग। क्या दिमाग? समझो, देखो इस वाले आर को छोड़ो क्योंकि इसका वैल्यू ही नहीं दे रखा है, और वैल्यू अगर दिया भी होता तो यहां भी करंट आई ही होता। ठीक है, करंट तो यहां जाकर के दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। ठीक, जैसे हम चलो इस वाले करंट को I1 मान लेते हैं। ठीक, यानी चलो इसे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं, ऐसे ये वाली करंट मान लेते हैं I1 है, ये वाला करंट मान लेते हैं I2 है। तो तुम पहले ये बताओ, जो I1 और I2 है क्या वो I के ही ग्रुप हैं? क्या है? अरे I के ही तो कंपोनेंट है। I ही करंट तो दो हिस्सों में बाद में टूटा है ना, इधर I1 गया उधर I2 गया। I1 की वैल्यू सवाल में है 1 एम्पियर, I2 पता नहीं है। अगर I2 पता होता तो I क्या लिखा जाता? I1 + I2, मतलब I बराबर लिखा जाएगा I1 + I2।
I1 की वैल्यू सवाल में 1 है, I2 की वैल्यू सवाल में मिसिंग है। अगर मुझे I2 पता चल जाए तो हम I का आंसर बता सकते हैं। ये कहानी है इसकी, है ना। इसे कैसे करें, ये तगड़ा सवाल है, कैसे करते हैं समझो। देखो, आप पहले तो ये बता दो, आपको हमने एक चीज पहले ही बताई थी, समांतर क्रम में वोल्टेज रहता है नियत, श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है। क्या ये 2 ओम और 8 ओम आपस में समांतर क्रम में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर करंट I1 माना, यहां पर करंट I2। अब हम I का एक रिलेशन आपको बताते हैं, I बराबर V अपान R। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो हम भैया इसे ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, आर के साथ रिलेट कर दिया हमने, ठीक है ना। अब बोलो ध्यान से, अगर मुझे इनके रेशियो लिखना है I1 बटे I2, चूंकि ये 1 अपान R है तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, R2 बटे R1, ठीक है। अब एक चीज और बतानी है, जहां पर करंट I1 होती है वही रजिस्टर R1 होता है, जहां करंट I2 लिखते हैं वही रजिस्टर R2 होता है, ठीक है। चलो इधर आते हैं। अब I1 बटे I2, I1 की वैल्यू को हमने सवाल में 1 मान लिया है, मान क्या ले, वो तो 1 है ही यार उसमें, 1 बटे, अच्छा I2 मुझे पता नहीं तो I2 यहां पर एज इट लिख देते हैं I2, यहां तक ठीक, बराबर R2, R2 की वैल्यू जहां पर I2 है वही R2 है, तो R2 है भैया 2, और R1 की वैल्यू है 8, कितनी है 8, यहां तक कहानी समझ में आई। अब ध्यान से क्रॉस मल्टीपल लगा देते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा, 2I2 बराबर 8 और I2 बराबर हो जाएगा भैया 4। उम्मीद करते हैं I2 निकालना बड़ा आसान था, जब तुम्हें ये चीज अच्छे से आती हो देन, ठीक है। अब बोलो क्या करें, अपने को I चाहिए, तो 1 प्लस I2 की वैल्यू निकली है 4, तो बताओ भैया I का आंसर कितना है, 5 एम्पियर, है ना। गाजर मूली की तरह आसान था, बट तब जब तुम्हें ये वाले पैटर्न आते हो तब, ठीक है। ये रहा था आज की क्लास का लास्ट न्यूमेरिकल। उम्मीद करते हैं क्लास आपको मजेदार जरूर लगी होगी। क्लास में कुछ न्यूमेरिकल बड़े सरल थे, बट कुछ सवाल थोड़े से टफ भी थे, जैसे कि लास्ट वाला सवाल भी बेहतरीन सवाल था। आप ये एक चीज नोटिस करी होगी कि ये सवाल नवीनतम नहीं है, तो इसमें कोई आफत नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी सवाल 2025 बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं, आप टेंशन ना लीजिएगा। एक क्लास इसके बाद और आएगी और हाई स्कूल के सारे न्यूमेरिकल पूरी तरह से एंड हो जाएंगे, और आपको कम से कम 2 4 5 मॉडल पेपर तो आपको करके दिए ही जाएंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।